हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने मौलिक अधिकार के बारे में, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी हमारा जो 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको स्टार्ट किए हैं और इसमें हम उसका फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और वो क्या है, हमारा संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कि ये क्यों ज़रूरी होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, भारत के लिए ही नहीं, जितने भी लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व में, उन सब के लिए एक संविधान या की बात करें तो एक लिखित दस्तावेज क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसके कुछ मतलब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बट थोड़ा बहुत उसकी हमने समझ प्राप्त की कि ये क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंस इसकी बातें हैं जो लोगों के लिए कही गई हैं, तो इसमें से 3 पॉइंट हमने देखा है कि क्या क्या कैसे होता है। देन उसके बाद हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है मौलिक अधिकार है। ठीक है, यानी आप सभी को पता है कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, यहाँ हमको अपने फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं और वो क्या क्या है उसके बारे में यदि बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। ठीक है, यानी कि भाग 3 को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये बात और कई क्वेश्चनों में पूछा जाता है। एक होता है कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को। ठीक है, यानी कि जो अनुच्छेद 32 है उसे भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि ये संविधान की आत्मा है। लेकिन यदि पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, भारतीय संविधान की आत्मा भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 में क्या है, मैंने आपसे क्वेश्चन भी कल पूछा था और इसमें से गोपाल जी ने बिल्कुल राइट आंसर भी दिए थे। तो इसमें होता क्या है कि जो भाग 3 है और इसमें कई सारे यानी कि बात करें तो 12 से लेकर 36 तक के आर्टिकल रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें यदि हम तो क्या आता है कि यानी भाग 3 जो है इसे हम संविधान का क्या कहते हैं, आत्मा कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है, या अंतरात्मा बोले या आत्मा, तो मौलिक अधिकारी भारतीय संविधान का क्या होता है, आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लो। क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं कि भाग 3 को क्या कहा जाता है, या मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, या भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, या अंतरात्मा किसे कहा जाता है। और उसमें से आपको ऑप्शन दे देगा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य दे देगा। तो आपको सही टिक करना होगा। या तो दे दिया कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान का अंतरात्मा किसे कहा जाता है और उसमें दे दिया भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर भाग 3 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। ठीक है, क्योंकि अभी यदि आपको पता हो तो प्रेजेंट टाइम में, हालांकि मैं कई बार बता चुकी हूँ लेकिन जो भी न्यू है उनके लिए है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में 460 प्लस आर्टिकल्स हैं। क्योंकि ये आर्टिकल मैं 60 प्लस लगभग क्यों कह रही हूँ, अप्रॉक्स आप मान के चलो। ठीक है, क्योंकि जो भी संशोधन होते जा रहे हैं, आर्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, सो यहाँ पे आप बस इतना लिख देते हो यदि तो राइट हो जाएगा कि 460 प्लस, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा कहीं पे 465 मिल रहे हैं, कहीं पे 460 मिल रहे हैं। सो आप ऐसा लिख सकते हो कि 460 प्लस इतने अभी वर्तमान समय तक में हो चुके हैं। ठीक है, और 22 भाग पहले थे, अब कितने भाग हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं। और जब संविधान का निर्माण हुआ था, दैट मीन्स बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है, और ये भी आप लोग नोट कर लोगे अपने नोट्स में तो बेहतर होगा यहीं पास ही कि मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में, मूल संविधान का मतलब कि 26 जनवरी 1950 या कि 26 नवंबर 1950 जिस दिन संविधान पढ़ा जाता है या लागू होता है, तो उस दिन तक की बात करें यदि तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मूल संविधान में, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ था बनके। लेकिन वर्तमान संविधान में कई सारे संशोधन हुए और बिल्कुल परिवर्तन ही प्रकृति का भी नियम है और सबकी लाइफ का भी। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन करते रहना चाहिए और उसी के चलते क्या हुआ है कि अब वर्तमान संविधान में 460 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 23 जो 22 थे वो 25 हो चुके हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और आप लोग इसको नोट कर लो और इसको रिवाइज अपना करते रहिएगा प्रॉपर तरीके से, इसको ही नहीं जितना हम पढ़े हैं वो सभी को। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे, तो इसमें है औपनिवेशिक शासन ने
राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए क्या होता था कि राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, क्योंकि जो पहले का शासन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हम लोगों को मतलब परेशान करके वो रखा था कि वहाँ पे ना तो कोई लिखित दस्तावेज था, जिसका जो मन करता था वो बनाते थे, वो चलाते थे। हमको क्या हमारी खुशी है, मतलब आम जनता की क्या खुशी है, उससे कोई मतलब नहीं होता था। और यही वजह थी कि कहीं न कहीं लोग डरे हुए थे, ठीक है? हम सब जो थे वो डरे हुए थे कि कहीं ऐसा हुआ अभी भी तो फिर क्या होगा कि इसमें सत्ता का सब दुरुपयोग करेंगे और प्रॉपर तरीके से हमारा देश नहीं चल पाएगा। इसीलिए ये सभी सोचते थे, जितने भी संविधान निर्माता थे, कि संविधान हमारा ऐसा होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि क्या हो, इसका एक लिखित ब्यौरा होना चाहिए, हमारे पास दस्तावेज होना चाहिए, ताकि हमारे पास क्या रहे, प्रूफ रहे। ठीक है, कि यहाँ पे ये अधिकार है और कोई बात हम कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, तो कोई मांगता है कि तुमको कहाँ लिखा है कि तुमको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है या तुमको ये अधिकार प्राप्त है, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि हमको जितने भी अधिकार हैं, हमको पढ़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, उठने का अधिकार है, बैठने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, अपने मनपसंद कपड़े पहनने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, जगने का अधिकार है। यानी ये सारे राइट्स हमारे पास हैं और ये हमारे संविधान में लिखे गए हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, इसीलिए वो लोग चाहते थे, संविधान निर्माता जो भी पहले के विचारक थे, कि एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए। और इससे ये भी होगा कि पूरा इसका क्या होगा कि जितने भी जो भी बनाए जाएंगे यहाँ पे, वो अपने सत्ता का क्या ना करें, दुरुपयोग ना करें। लिहाजा क्या होता है कि मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, यानी कि मनमाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी राजनेता हो गए, जैसे कि बात करें यदि हम, तो भारत के पीएम ही है। ठीक है, अब यदि उन पे कोई हम अंकुश ना लगाएं तो वो अपना निरंकुश शासन तो करेंगे ही, उनका जो मर्जी आएगा वो करेंगे, जिस देश से संबंध बनाना चाहे बना सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट वाला हो चाहे ना हो, वो जो चीज़ें लागू करना चाहे कर सकते हैं। यानी कि मनमाने का मतलब है कि हम किसी की बात ना माने, किसी की खुशी का, किसी की और अगले सामने वाले की बातों का ध्यान ना दें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बस हम अपने मन का जो हमारा है हम वो करें, वही होता है मनमाना। ठीक है, और इसीलिए ये सब चीज़ किया गया ताकि जितने भी सत्ता में आए वो मनमाना और निरंकुशता के इस्तेमाल से बचे रहें। ठीक है, और जब बचे रहेंगे तभी हमारे देश का सही तरीके से विकास हो पाएगा। अदरवाइज उनकी मर्जी, वो जैसा चलाएंगे, हम उनके हाथों की कठपुतली बनकर बस घूमते रह जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये सारी प्रोसेस अपनाई गई थी। उसके बाद है कि विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। यानी कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, अल्प मीन्स बहुत थोड़ा। ठीक है, संख्यक में सब गिनती के, जिनको हम उंगलियों में गिन सकते हैं, ऐसे 10, 5, 12, 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो हैं वो काफ़ी मात्रा में है। ठीक है, तो ये बहुसंख्यक हो गए, यानी बहुसंख्यक समुदाय के हो गए। और अल्पसंख्यक का मतलब जैसे फारसी हो गया, अरबी हो गया, तो ये लोग क्या है कि थोड़ा इनका जो समुदाय है वो सिख हो गया, ईसाई हो गए, इनका जो समुदाय है वो मतलब बहुत कम है। ठीक है, जिनको जैसे बात करें तो जहाँ पे 100 घर हिंदुओं का है तो 5 से 10 घर ईसाई का या फारसी लोगों का है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, इनकी कंपेयर में तो ये यहाँ पे हिंदू हैं और यहाँ पे फारसी सिर्फ 10 घर ही है, तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। ठीक है, तो ये लोग भी यही चाहते थे कि क्या हो, हमारे जो देश का संविधान हो वो एक लिखित दस्तावेज में हो, ताकि क्या हो कि समूह की रक्षा कर सके। और फलस्वरूप क्या होता है कि बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया था। ठीक है, यानी कि जितने भी बहुसंख्यक हैं, जैसे हिंदू ही बहुसंख्यक है भारत में, तो वहाँ पे क्या हो कि अल्पसंख्यक जो भी हैं भारत में निवास करने वाले, तो उनके अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था
कि इनका दोहरा उद्देश्य है। ठीक है, पहला उद्देश्य यानी कि 2 टाइप्स का इसका उद्देश्य है। इसमें से पहला क्या होता है कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। यानी कि जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, जितने भी यहाँ पे देश पे निवास करने वाले नागरिक हैं, ठीक है, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो इनके क्या होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को ऐसी स्थिति होना चाहिए कि वह अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, यानी अपने अधिकार के लिए दावेदारी कर सके। जो एक हिंदू को अधिकार मिल रहे हैं, वही अधिकार सभी के सभी अधिकार एक अल्पसंख्यक को मिलने चाहिए, और यदि नहीं मिलते तो वो हक से अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ठीक है, वो एकदम पूरे कॉन्फिडेंस से कि हमको भी ये अधिकार चाहिए और भारत की सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इसमें है कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। ठीक है, और दूसरा अधिकार क्या होना चाहिए कि चाहे वो सत्ता हो, संस्था के लिए भी बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। यानी कि बात करें तो यहाँ पे बहुसंख्यक लोग हैं जिनका मतलब बात करें तो जो भी इसकी जिसकी भी मेजोरिटी होती है वही सत्ता पे आता है, और जब वही सत्ता पे आएगा तो वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पीछे छूट जाएंगे। तो भीमराव अंबेडकर जी क्या बात कर रहे थे कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको भी सत्ता में जगह दी जाए, किसी भी संस्था में जगह दी जाए, ताकि वो भी बराबर के हकदार हों, और वहाँ पे यदि नियम कानून बन रहा है तो वो भी शामिल हों, और यदि उनके खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो आवाज़ उठा सकें, क्योंकि जितने भी ये सत्ता पे आते हैं वो सब जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। तो इनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी यदि कांग्रेस समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कि बात करें तो कांग्रेस पार्टी से लोग, सपोज एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं यहाँ पे, कि वहाँ पे ज़्यादा हैं, और जो भी आम आदमी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, इसके जो मेजोरिटी है वो कम है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ आरक्षित रहता है कि इनमें ये लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि यदि ये लोग शामिल नहीं हुए तो फिर कहीं ना कहीं अपना जो शासन व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगा, और वो फिर अपने अनुसार से ही काम करने लगेंगे। इसलिए प्रत्येक वर्ग को इसमें सम्मिलित किया जाए, ये भीमराव अंबेडकर जी का कहना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा कि मौलिक अधिकारों के अलावा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा, हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले बात ये समझिए कि जो नीति निर्देशक तत्व है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पहला तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में अंतर क्या होता है, तो इसमें सबसे, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है और अंतर में भी यही आ सकता है कि जहाँ मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, वहाँ नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो न्याय योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, और इसमें सिर्फ इतना था कि राज्यों के लिए पूरा इनका जो भी कर्तव्य है कि उनके लिए बनाया गया था कि वो सुचारू रूप से अपना चला सकें। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम न्यायालय में जाके क्या कर सकते हैं, न्याय के लिए, अपने हक के लिए बात कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में यदि कहीं कोई कमी आती है तो हम न्यायालय में जाके नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या न्याय योग्य है या नहीं, तो ये न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, जबकि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, न्याय योग्य है। और अंतर भी जब पूछा जाता है तो हम इसके अंतर में भी यही यदि लिख देते हैं तो सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया था कि यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बताते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। ठीक है, जितने भी ये नीति निर्देशक तत्व भी इसीलिए लाया गया था ताकि क्या किया जाए कि यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक सुधार को और बेहतर बनाया जाए। ठीक है, पहले तो जब अंग्रेज यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों ही बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी। ठीक है, एकदम से खाई पे जा चुकी थी, और इसको सुधारने के लिए जब वो संविधान का मतलब अपने संविधान का निर्माण कर रहे थे संविधान सभा के लोग,
तो उन्होंने ये तत्व इसीलिए लाया था और कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद ही अपने देश का संविधान बनाया गया है और बहुत से देश के संविधान से यहाँ पे कुछ ना कुछ बातें ली गई हैं भारत के संविधान में, ठीक है। और वहाँ पे आलोचक ये कहते भी हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है। यानी उधार का थैला इसीलिए है क्योंकि भारत के संविधान में हर एक देश से कुछ ना कुछ जो भी बातें अच्छी थी, पूरा संविधान तो नहीं उठा लिया गया कि अमेरिका का संविधान पूरा भारत के संविधान में लाया जाए, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जो बातें वहाँ की अच्छी लगी वो भारत के लिए यहाँ पे लाया गया, ठीक है। और उसके बाद जैसे अब नीति निर्देशक तत्व ही है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे मूल कर्तव्य हो गए, या हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, या डीपीएसपी की बात करते हैं यानी कि नीति निर्देशक तत्व की, ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपके लिए ये क्वेश्चन है कि ये मौलिक अधिकार जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं तो इसमें क्या बताया गया कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार जो दिए गए हैं, अभी इसमें कितने अधिकार दिख रहे हैं हमको? 6 अधिकार दिख रहे हैं, लेकिन पहले हमको 7 अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। तो इसमें पहले हमको 7 अधिकार में से 7वां अधिकार जो था वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था, जो कि क्या हुआ था कि जब हमारे संविधान का संशोधन होता है उसमें बात की गई थी कि ये जो संपत्ति का अधिकार है वो कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। यानी कि उसको फिर मौलिक अधिकार के दायरे से खत्म कर दिया गया था और वो एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था, यानी कानूनी अधिकार एक बना दिया गया संपत्ति का अधिकार। और 300 का के आर्टिकल में इसको रखा गया था, पहले ये 13 आर्टिकल में था, ठीक है, यानी 30 आर्टिकल में था, लेकिन अब उसको यहाँ से हटा के कि ये संपत्ति का अधिकार नहीं है, जो मौलिक मतलब संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। देन हमारा छठवां अधिकार है क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसमें ये जो जितने अधिकार हमको प्राप्त हैं पूरे संविधान में, हमको 6 अधिकार है और इन 6 अधिकारों के अंतर्गत ही हमको बहुत सारे अधिकारों की बात की गई है। जैसे समानता का अधिकार की बात करें, यदि हम समानता या समता के अधिकार की बात, ये कितने से कितने आर्टिकल तक है? सबसे पहला एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है? तो यहाँ पे 14 to 18, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक की बात की गई है समानता के अधिकार के बारे में। और इसमें क्या है कि कानून को नज़र में, मतलब कि कानून के नज़र में या बात करें तो कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। यानी कि हमारे संविधान में जो वर्णित किया गया है उसमें बताया गया है कि हमारे संविधान यानी कि देश के कानून में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, सबके लिए क्या है? समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि चाहे वो जो अभी मैंने आपको बताया ये सारे गिनाए, तो उसी का है कि हिंदू मुस्लिम यानी कि धर्म, जाति, कोई हिंदू है यानी कि बात करें तो कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, तो जाति, लिंग यानी कि लिंग का मतलब कोई स्त्री है या पुरुष है, उसके आधार पे क्या होगा कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम क्लास 6 और 7 दोनों ही क्लास में पढ़े थे कि ज़्यादातर भेदभाव का सामना किनको करना पड़ रहा है, या तो हिंदू मुस्लिम में, या तो बात करें तो उनके जाति में, जैसे ओम प्रकाश जी की हमने कहानी पढ़ी थी। देन उसके बाद या तो बात करें तो जेंडर में, ठीक है। यानी कि जेंडर इक्वलिटी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है और ये नहीं है, इसीलिए इसमें क्या बात की गई थी कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक संस्थानों पर भी
सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है, ठीक है। यानी कि खेल के मैदान में या प्लेग्राउंड में, होटल में, मार्केट में, जितने भी हैं ये सार्वजनिक स्थानों पर सभी को, और जो भी सार्वजनिक स्थान है सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे कुछ अपवाद हैं और हर एक चीज़ के अपवाद होते ही है। जैसे कि इसमें बात किया गया है कि राज्य में जो है कि नौकरी के क्षेत्र में राज्य सरकार क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन जहाँ पे आरक्षण की बात आती है और कुछ मुद्दे हैं ऐसे जिसमें कहीं न कहीं भेदभाव का सामना करना पड़ता है, सो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे इसी अध्याय में क्या कैसे है। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें यदि हम, तो यानी कि अब यहाँ पे बात करें तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा, वो कितने से कितने आर्टिकल तक बात की गई है इसमें, तो इसमें हमारा हो जाएगा 19 से 22, ठीक है। यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक बात की गई है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। हालांकि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं यानी कि 19 से 22 या 14 से 18 तक, ये सभी अलग अलग बात करेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या क्या बात कही गई है समानता के अधिकार के अंतर्गत ही, ठीक है। क्योंकि जब एम लक्ष्मीकांत जी की हम बुक पढ़ते हैं उसमें पूरा अलग अलग डिवाइड किया गया है कि आर्टिकल 14 में क्या है, देन फिर आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, देन आर्टिकल 18 में क्या क्या बातें की गई, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि जो अनटचेबिलिटी का है कि मतलब वो अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, यानी छुआछूत का अंत, वो किस आर्टिकल में है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसमें आर्टिकल 17, यानी कि आर्टिकल 17 में क्या बात की गई थी कि जो हमारा अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत होना चाहिए, ये किस में है, आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। अब उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 19। सो इसको, इसके बारे में अभी हम बस इतना ही समझेंगे, इसकी डिटेल हम समझेंगे जब एम लक्ष्मीकांत जी की बुक पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक है, और ये जितना हम बताते जा रहे हैं वो सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। उसके बाद इसमें है क्या क्या, इसमें है कि इस अधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या रोजगार करने का अधिकार शामिल है। यानी कि हम बात करें तो स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है कि हमको अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतंत्रता है, अपने भाषण देने की स्वतंत्रता है, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में, यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और बात करें तो इधर अटक से लेके कटक तक हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमको ये पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद है कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी रह के व्यवसाय कर सकते हैं, अपने पूरे भारत के अंदर कहीं भी जाके व्यवसाय कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा प्राप्त था, जहाँ पे क्या था कि हम व्यवसाय नहीं कर सकते थे, या वहाँ की ज़मीन रेंट पे नहीं ले सकते थे, या खरीद नहीं सकते थे, वहाँ पे घर बना के नहीं रह सकते थे अदर स्टेट के जो लोग होते थे। लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। यानी कि अब सही मायने में हम कह सकते हैं कि पूरे देश में आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। अब बिल्कुल सही मायने में ये बात हमारी चरितार्थ होती है, और ये कब से हो रही है, 31 अक्टूबर 2019, यानी कि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने हैं और आर्टिकल 370 जो आर्टिकल्स था उसको खत्म कर दिया गया, तब से अब हम पूरा देश यानी कि कह सकते हैं कि एक है। अब जम्मू कश्मीर को भी विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है, ठीक है। यानी कि अब हम वहाँ पे जाके रह सकते हैं, वहाँ की ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ की लड़की या लड़कों से शादी कर सकते हैं, या वहाँ के लड़के लड़की किसी अदर स्टेट के लड़के या लड़कियों से शादी कर सकते हैं। ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो सब अब क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। यानी कि अब हमारा देश जो सभी नॉर्मल हो चुका पूरा कि जितने भी देश थे इनमें से अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, अपना कारोबार बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हमको अब पूरा राइट्स प्राप्त है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के तहत है, यानी कि हमारे किस अधिकार में बात की गई है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है।
उसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक में बात की गई है? सबसे पहली बात तो ये, तो यहाँ पे है 233 यानी कि बात करें, सॉरी 23 से 24, यानी कि 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, और 23 से 24 किस में बात की गई है, यानी कि 23 और 24 आर्टिकल्स में शोषण के विरुद्ध अधिकार की। इसमें क्या बात की गई है कि संविधान सभा, मतलब कि संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जब मतलब कि जो मानव व्यापार हम पढ़े थे, जो उसमें कीवर्ड्स नोट किए थे, उसमें क्या था कि जैसे अवैध रूप से किसी लड़के या लड़की का या बच्चे का व्यापार करना, मानव का व्यापार करना, तो वहाँ पे आपने सुना भी होगा कि बच्चा चोरी होता है, लड़कियों को ले जाके बेच दिया जाता है। ऐसे जो व्यापार होते हैं जो इलीगल होते हैं, ठीक है, लीगल नहीं होते, यानी कानूनी नहीं, गैर कानूनी तौर से जो व्यापार करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। और मतलब जबरदस्ती, यहाँ पे जो जबरिया लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी से काम कराना, ठीक है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में है इसमें कि हमारे खिलाफ यदि शोषण हो रहा है, किसी लड़की को ले जाके बेचा जा रहा है, किसी छोटे बच्चे को ले जाके बेचा जा रहा है, मानव व्यापार का मतलब यही होता है, और जबरदस्ती काम कराया जा रहा है किसी भी कारखाने में, कहीं होटल में। आप देखते हो कि होटलों में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि बच्चे लगे रहते हैं, ठीक है, जिनको वो लोग क्या करते हैं कि पेमेंट तो देते नहीं है, खाने के उसमें बदले में रख लेते हैं कि हम तुम्हें 2 वक्त का खाना देंगे, तुम हमारे होटल के बर्तन साफ करना सारे। और आप जाते हो तो ज़्यादातर होटलों में बच्चे ही दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी कदम उठाएँ और उन बच्चों को सही जगह पे ले जाके पहुँचाएँ। यदि कोई नहीं देख रहा है, देख तो सब रहे हैं, लेकिन सब आँखें बंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे यदि हम में से कोई ऐसा कर सकता है, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और ये अभी भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, कहीं न कहीं किसी न किसी होटल में या की बात करें तो कारखानों में तो ज़्यादा नहीं अब देखने को मिलते हैं, लेकिन होटलों में तो बच्चों से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, ठीक है। और तो यहाँ पे यही बात की गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बच्चे में सब कुछ आते, लड़के और लड़कियाँ दोनों ही आते हैं, इनको क्या होगा कि मजदूरी पर रखना अपराध माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक में बात की गई है, तो आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है कि सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, यानी कि जितने भी व्यक्ति देश में निवास करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे बहुसंख्यक हो, ठीक है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि हिंदुओं या मुस्लिमों का बहुसंख्यक दल है तो वही लोग अपना धर्म मनाएं और इनको बाध्य करें जो अल्पसंख्यक लोग हैं कि आप ही हमारा धर्म मनाओ। तो ऐसा नहीं है, जो अल्पसंख्यक भी हैं वो भी अपना धर्म मना सकते हैं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ताकि धर्म के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, इसलिए ये अधिकार दिए गए हैं। और यहाँ पे वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक अपने धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार मना सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी बाध्य नहीं किया गया है कि आप अपने ही धर्म को बनाओ। यदि एक हिंदू कोई मुस्लिम धर्म मनाना चाहता है तो वो बिल्कुल बखूबी मना सकता है, ठीक है। और यदि हिंदू धर्म अपना हिंदू धर्म ही अपनाना चाहते हैं तो उसको भी अपना सकते हैं। यहाँ पे पूरा सरकार का कोई रोल नहीं है कि वो आपको रोकेगी टोकेगी कि आप इस धर्म को ना मनाओ, जो हम बता रहे हैं उस धर्म को मनाओ। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये कितने से कितने आर्टिकल तक में बात की गई है, 25 से 28 तक की, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इसमें जो बात की गई है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या बात की गई है, आर्टिकल सबसे पहले है 29 to 30, ठीक है। इसमें बताया गया है कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं और जो धार्मिक या भाषाई मतलब भाषा के आधार पे या अल्पसंख्यक समुदाय
अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए क्या कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये हमारे आर्टिकल 32 में बात की गई है, ठीक है। और जो हमारा था, क्या था हमारा, संपत्ति का अधिकार, तो यहाँ पे 31 होगा उसके लिए, सॉरी शायद मैंने यदि 30 बोल दिया हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, संपत्ति का अधिकार 31 होगा, ठीक है। इसमें आता है हमारा आर्टिकल 32, यानी कि बात करें अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या बात की गई है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो ऊपर जितने भी हमको अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का हो, शोषण के विरुद्ध हो, धार्मिक शिक्षा का अधिकार हो, या हम बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का, जितने भी हमारे अधिकार हैं, शैक्षणिक और मतलब बात करें तो सांस्कृतिक, और जो सांस्कृतिक है और शैक्षणिक अधिकार हो, वहाँ पे ये जितने भी अधिकार हैं, यदि लगता है कि किसी भी अधिकार का हनन किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो क्या कर सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी सभी जितने भी इनका हनन होगा, उन सब के उपचारों का अधिकार हमारे संविधान में बात की गई है। और ये कितने आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 में। और इसे ही भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। यानी कि जो संविधान में हमारे वर्णित है अनुच्छेद 32, उसको भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। भाग 3 तो, और ये मौलिक अधिकार भाग 3 में ही है, भाग 3 को तो संविधान की आत्मा कहा ही जाता है, लेकिन संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 32 में है, उसे भी क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। सो आई होप कि इतना आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में धर्मनिरपेक्षता के बारे में, कि इसमें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसको कैसे हमको पढ़ना और याद करना चाहिए। अब उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, और ये बस थोड़ा सा ही है, देन उसके बाद अपना जो क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों के लिए जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, ये जरूर बताना है। और यदि नहीं पता हो तो मैं अपने जो मैंने चैनल बताया था आपको, दिव्य एजुकेशन, उसमें मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, कि संविधान में हमारे जितनी भी चीज़ें ली गई हैं, वो किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, वो सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चाहे तो आप वहाँ से कवर करके बताइएगा, या तो गूगल पे सर्च करिएगा, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ से सर्च करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से देश से लिया गया है, ठीक है। और ये जितने भी संविधान में लिए गए मौलिक अधिकार ही नहीं, सभी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो हमको सभी पता होना चाहिए कि किस देश से क्या लिया गया है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।